भारत में मानवाधिकारों की बात तो खैर अक्सर होती है, लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि अगर किसी के बुनियादी अधिकारों का हनन हो जाए तो असल में सुरक्षा का सिस्टम क्या है? मतलब कौन सी संस्थाएं हैं जो हमारी रक्षा के लिए हैं, और क्या वो वाकई उतनी असरदार हैं जितनी होनी चाहिए? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। आज हम इसी कॉम्प्लेक्स सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण एजेंसियां और उभरते अधिकार। उसी के कुछ हिस्सों पर यह चर्चा आधारित रहेगी जी। और कोशिश यही है कि इस पूरे तंत्र को थोड़ा आसान बनाकर समझें। तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि ये मानवाधिकारों का उल्लंघन आखिर करता कौन है? क्या ये सिर्फ सरकारी मशीनरी होती है? नहीं, और देखिए स्रोत इस बात को बिल्कुल शुरू में ही साफ करता है। उल्लंघनकर्ता कोई भी हो सकता है। सरकारी अधिकारी, पुलिस, सेना के लोग तो हो ही सकते हैं, जिन्हें हम राज्य तत्व या स्टेट एक्टर्स कहते हैं। अच्छा। लेकिन साथ ही कोई प्राइवेट व्यक्ति, कोई कंपनी या जैसे कोई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, मतलब गैर राज्य तत्व या नॉन स्टेट एक्टर्स, ये भी मानवाधिकारों का हनन कर सकते हैं। ओके। और बात यह है, स्रोत इस पर जोर देता है कि नागरिकों को हर तरह के उल्लंघन से बचाना आखिरकार राज्य की ही जिम्मेदारी है, मतलब सरकार की। भले ही उल्लंघन किसी प्राइवेट पार्टी ने किया हो। जी हाँ, बिल्कुल। राज्य ये नहीं कह सकता कि ये तो प्राइवेट मामला है। प्रोटेक्शन देना स्टेट का काम है। और आमतौर पर इसका शिकार कौन बनता है? क्या कोई खास ग्रुप है जिनका जिक्र है? स्रोत इशारा करता है कि हाँ, कुछ समूह हैं जो ज्यादा असुरक्षित होते हैं, वल्नरेबल, जैसे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग, धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक, दिव्यांगजन और प्रवासी मजदूर। ये वो वर्ग हैं जो शायद सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक रूप से मतलब हाशिए पर होते हैं, तो उनके अधिकारों के हनन का खतरा ज्यादा रहता है। सही। लेकिन स्रोत ये भी साफ कहता है कि मानवाधिकार उल्लंघन किसी के भी साथ हो सकता है। कोई भी व्यक्ति मतलब गलत तरीके से हिरासत में लिया जा सकता है, टॉर्चर का शिकार हो सकता है, या उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच छीनी जा सकती है। तो पीड़ित कोई भी हो सकता है। यानी ये सिर्फ कुछ वर्गों तक लिमिटेड नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, अब उन संस्थाओं पर आते हैं जो इस सुरक्षा के लिए बनी है। सबसे बड़ा नाम जो दिमाग में आता है वो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, NHRC। जी, NHRC। स्रोत बताता है कि इसकी स्थापना 1993 में हुई थी, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम PHRA के तहत। हाँ, बिल्कुल। और ये पेरिस प्रिंसिपल्स के हिसाब से बनी थी, जो UN के स्टैंडर्ड्स हैं मानवाधिकार संस्थाओं के लिए। और इसकी जो बनावट है, जो संरचना है, वो भी इसकी गंभीरता दिखाती है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके अध्यक्ष हमेशा भारत के रिटायर्ड चीफ जस्टिस ही होते हैं। अच्छा, हमेशा CJI? हाँ, रिटायर्ड CJI। और उनके साथ 4 और फुल टाइम सदस्य होते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, एक किसी हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस, और 2 ऐसे सदस्य जिन्हें मानवाधिकारों का मतलब खास ज्ञान या प्रैक्टिकल अनुभव हो। और इनके अलावा कुछ और राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष, जैसे महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग वगैरह, वो इसके पदेन सदस्य होते हैं एक्स ऑफिशियो, ताकि कोऑर्डिनेशन बना रहे। तो ये इतना बड़ा शक्तिशाली दिखने वाला आयोग करता क्या है? इसका मेन काम क्या है? स्रोत इसके कई जरूरी काम गिनाता है। सबसे पहला और मुख्य काम है मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों की जांच करना। ये जांच या तो किसी की पिटिशन पर शुरू हो सकती है या खुद से भी, जैसे अखबार में पढ़ लिया या कहीं से पता चला। हाँ, बिल्कुल। आयोग खुद भी किसी मामले का संज्ञान ले सकता है, जिसे स्वतः संज्ञान या सुओ मोटो कहते हैं। मतलब बिना किसी की शिकायत का इंतजार किए अगर कोई गंभीर मामला आयोग की नजर में आए तो वो जांच शुरू कर सकता है। और जांच के दौरान इसके पास पावर्स क्या होती हैं? क्या ये किसी को बुला सकता है, सबूत मांग सकता है? हाँ, देखिए, जांच के दौरान इसे सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां मिलती हैं। अच्छा। मतलब ये किसी भी व्यक्ति को समन भेज सकता है, उसे हाजिर होने और शपथ पर गवाही देने को कह सकता है, किसी भी सरकारी दफ्तर से कोई पब्लिक रिकॉर्ड या उसकी कॉपी मांग सकता है, गवाहों की जांच के लिए कमीशन भी जारी कर सकता है। और इसके अलावा NHRC जेलों का या किसी भी ऐसी जगह का दौरा कर सकता है जहां लोगों को हिरासत या इलाज के लिए रखा जाता है। क्यों? वहां की कंडीशंस देखने के लिए? हाँ, ताकि वहाँ के कैदियों या निवासियों की लाइफ कंडीशंस कैसी हैं उसका अध्ययन कर सके और फिर सरकार को सुधार के लिए सिफारिशें दे सकें।
ये संविधान या किसी और कानून में जो मानवाधिकारों की सुरक्षा के उपाय दिए गए हैं उनकी समीक्षा भी करता है और उन्हें और असरदार बनाने के तरीके सुझाता है। और हाँ, इंटरनेशनल ट्रीटीज वगैरह का अध्ययन करके उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सिफारिशें देना भी इसका काम है। और एक बहुत ज़रूरी काम है समाज में ह्यूमन राइट्स लिटरेसी फैलाना। पब्लिकेशन, मीडिया, सेमिनार वगैरह के जरिए इन अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। काम तो बहुत सारे लग रहे हैं, लेकिन वो सबसे बड़ा सवाल क्या ये सिफारिशें मानना सरकार के लिए जरूरी है? क्या एनएचआरसी सीधे किसी को सजा दे सकता है? शायद यहीं पर इसकी लिमिटेशंस आती हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। यहीं एनएचआरसी की सबसे बड़ी सीमा सामने आती है। जैसा कि स्रोत भी साफ करता है, इसकी शक्तियां जो है वो मेनली सलाहकारी हैं, एडवाइजरी नेचर की हैं। सलाहकारी मतलब जांच पूरी होने के बाद आयोग सरकार या संबंधित अथॉरिटी को अपनी सिफारिशें, अपनी रेकमेंडेशंस भेजता है। जैसे पीड़ित को मुआवजा दिया जाए या दोषी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए या भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए कदम उठाए जाएं। ऐसी सिफारिशें तो कर सकते हैं, पर क्या सरकारें मानने को बाध्य हैं? क्या कहती है स्रोत साफ करता है कि सरकार कानूनी तौर पर इन सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ओहो, तो फिर यही असली चुनौती है। आयोग जांच कर सकता है, सच सामने ला सकता है, एक मॉरल प्रेशर बना सकता है, पर आखिरी फैसला और एक्शन सरकार को लेना होता है। हाँ, सरकार को आयोग को बताना होता है कि उसने सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की, लेकिन वो उन्हें मानने से इनकार भी कर सकती है, कारण बताते हुए। इससे जमीनी स्तर पर बदलाव लाना कई बार मुश्किल हो जाता है, अकाउंटेबिलिटी तय करना भी। इसीलिए शायद कई लोग इसे बिना दांतों वाला शेर कहते हैं। हाँ बिल्कुल, कई आलोचक इसे यही कहते हैं, या सिफारिशी संस्था, खासकर जब मामला पावरफुल लोगों या सरकारी एजेंसियों के खिलाफ हो। एक और लिमिटेशन का जिक्र है स्रोत में, आर्म्ड फोर्सेस वाले मामलों में। हाँ, अगर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप आर्म्ड फोर्सेस मतलब सशस्त्र बलों के सदस्यों पर लगता है तो एनएचआरसी की शक्तियां और भी सीमित हो जाती हैं। कैसे? वो सीधे जांच नहीं कर सकता, वो केवल केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है और उस रिपोर्ट के आधार पर अपनी सिफारिशें दे सकता है। ये एक सेंसिटिव एरिया है और आयोग के जुरिस्डिक्शन पर एक बड़ा प्रतिबंध है। एनएचआरसी के अलावा राज्यों में भी तो मानवाधिकार आयोग होते हैं, एसएचआरसीज। जी हाँ बिल्कुल। पीछारा एक्ट राज्यों को भी अपने मानवाधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशंस बनाने की इजाजत देता है। इनकी संरचना और काम मोटे तौर पर एनएचआरसी जैसे ही है, लेकिन इनका दायरा राज्य के भीतर होता है। तो ये कौन से मामले देखते हैं? ये उन मामलों की जांच करते हैं जो संविधान की राज्य सूची या समवर्ती सूची से जुड़े हों। ये राज्य सूची और समवर्ती सूची थोड़ा सा समझाएंगे प्लीज? जरूर। देखिए, हमारे संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया है। कुछ विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को है, वो संघ सूची में है। कुछ विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार मुख्य रूप से राज्यों को है, वो राज्य सूची में है, जैसे पुलिस, जेल, पब्लिक हेल्थ वगैरह। ठीक है। और कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, वो समवर्ती सूची में है, जैसे शिक्षा, जंगल, क्रिमिनल लॉ। समझिए। तो एसएचआरसीज मुख्य रूप से राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों से संबंधित मानवाधिकार उल्लंघनों को देखते हैं, जबकि एनएचआरसी संघ सूची के विषयों के अलावा पूरे देश से जुड़े मामलों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के उल्लंघन को देख सकता है। तो काम का एक तरह से बंटवारा है। अच्छा, अधिनियम में विशेष मानवाधिकार अदालतों की स्थापना की भी बात है, क्या ये वाकई काम कर रही हैं? हाँ, पीएचआर एक्ट 1993 में ये प्रावधान तो है कि तेजी से सुनवाई हो सके, इसके लिए राज्य सरकारें संबंधित हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की सहमति से हर जिले में एक सेशन कोर्ट को ह्यूमन राइट्स कोर्ट के तौर पर डेजिग्नेट कर सकती हैं। मकसद तो अच्छा लगता है कि सुनवाई तेज हो। बिल्कुल, मकसद यही था। और एक्ट ये भी कहता है कि राज्य सरकार इन मामलों की पैरवी के लिए एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी नियुक्त करेगी। हालांकि स्रोत इस बात पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाता कि ये अदालती जमीनी स्तर पर कितनी प्रभावी हैं या कितने राज्यों ने इन्हें सच में पूरी तरह फंक्शनल बनाया है। तो प्रावधान है पर असर शायद उतना नहीं। कह सकते हैं, प्रावधान कागज पर तो है, लेकिन इसका असल असर अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है। इस पर और जानकारी चाहिए होगी। एनएचआरसी और एसएचआरसी के अलावा स्रोत कुछ और भी जरूरी आयोगों का जिक्र करता है। ये खास वर्गों के अधिकारों पर फोकस करते हैं। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हाँ, ये स्पेशल कमीशंस भी
ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के पूरे सिस्टम का एक अहम हिस्सा हैं। स्रोत कई राष्ट्रीय आयोगों का नाम लेता है, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग है। ये महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा करता है, उनसे जुड़े कानूनों की समीक्षा करता है, शिकायतों की जांच करता है और महिलाओं से जुड़े पॉलिसी मैटर्स पर सरकार को सलाह देता है। तो ये सिर्फ शिकायतें नहीं सुनता, पॉलिसी में भी दखल देता है। हाँ बिल्कुल, नीति निर्माण में भी इसकी भूमिका है। फिर है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग NCM। इसका काम है केंद्र और राज्य सरकारों के तहत जो नोटिफाइड अल्पसंख्यक हैं उनके विकास की प्रोग्रेस को देखना और उनके हितों की रक्षा करना। और SC/ST के लिए भी तो आयोग हैं। जी हाँ, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCSC और NCST, ये दोनों संवैधानिक निकाय हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। इनका मुख्य काम संविधान या दूसरे कानूनों के तहत SCs और STs को दिए गए सेफगार्ड्स की निगरानी करना है। ये देखते हैं कि इन समुदायों को मिले अधिकार और संरक्षण जमीन पर लागू हो रहे हैं या नहीं, और इनसे जुड़ी शिकायतों की जांच भी करते हैं। और बच्चों के लिए? हाँ, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ये पक्का करता है कि बच्चों से जुड़े सभी कानून, नीतियाँ, प्रोग्राम्स वगैरह भारत के संविधान और UN कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स के मुताबिक हों। बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखकर काम करता है। तो ये सारे आयोग मिलकर एक तरह से NHRC के पूरक का काम करते हैं, मतलब स्पेसिफिक ग्रुप्स पर ज्यादा गहराई से ध्यान देते हैं। बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि मानवाधिकार संरक्षण का काम सिर्फ एक संस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि कई लेवल्स पर और कई स्पेशलाइज्ड बॉडीज के जरिए हो रहा है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं जिसका जिक्र स्रोत में है, नए अधिकारों का उभरना, खासकर न्यायपालिका की व्याख्याओं के जरिए। इसमें आर्टिकल 21 की भूमिका बहुत बड़ी लगती है। बिल्कुल सही कहा आपने। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हाँ, ये सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन हमारी न्यायपालिका ने, खासकर सुप्रीम कोर्ट ने, इसकी व्याख्या को अविश्वसनीय रूप से फैला दिया है, बड़ा कर दिया है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो कोर्ट्स ने माना है कि जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, सिर्फ जानवर की तरह जिंदा रहना नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीना है। और दैहिक स्वतंत्रता या पर्सनल लिबर्टी का मतलब सिर्फ फिजिकल रेस्ट्रेंट से आज़ादी नहीं, बल्कि पर्सनल फ्रीडम के कई सारे पहलू इसमें शामिल हैं। तो स्रोत किन नए अधिकारों का उदाहरण देता है जो आर्टिकल 21 की इस बड़ी व्याख्या से निकले हैं? स्रोत कई महत्वपूर्ण उदाहरण देता है, जैसे स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। कई फैसलों में अदालतों ने कहा है कि एक स्वस्थ वातावरण में रहने का अधिकार, जिसमें साफ पानी और हवा शामिल है, वो जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है, क्योंकि बिना स्वस्थ पर्यावरण के जीवन संभव ही नहीं। सही बात है। फिर निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, ये तो एक बहुत बड़ा लैंडमार्क था। 2017 में जस्टिस KS पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने एकमत से फैसला दिया कि प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। हाँ, ये तो काफी चर्चा में रहा था। जी, और ये अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का ही एक हिस्सा है। इसी तरह आश्रय का अधिकार, राइट टू शेल्टर, कोर्ट ने माना है कि एक रहने लायक घर का अधिकार भी जीवन के अधिकार के लिए जरूरी है। स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू हेल्थ, मेडिकल केयर तक पहुंच को भी जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। और भोजन का अधिकार भी? हाँ, भोजन का अधिकार, राइट टू फूड, गरिमा के साथ जीने के लिए पर्याप्त भोजन तक पहुंच को भी इसी दायरे में लाया गया है। तो अनुच्छेद 21 की ये व्याख्याएं दिखाती हैं कि जीवन का अधिकार कितना व्यापक है। इसमें गरिमा, बेसिक जरूरतें और पर्सनल आजादी के कई पहलू शामिल हो गए हैं। न्यायपालिका ने इसे एक तरह से अधिकारों का सोता बना दिया है। बिल्कुल, एक तरह से यह अधिकारों का एक फव्वारा बन गया है। स्रोत एक और दिलचस्प कानूनी डेवलपमेंट की ओर इशारा करता है। हम बचपन से पढ़ते थे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मतलब DPSPs, और मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये कोर्ट द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। DPSPs सरकार के लिए गाइडलाइंस थे और FDs नागरिकों के लिए नैतिक जिम्मेदारी। क्या इसमें कोई बदलाव आया है? हाँ, और स्रोत यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कंटेम्प्रेरी बदलाव पे रोशनी डालता है। यहाँ एक अहम सवाल उठता है
कि क्या संविधान के ये हिस्से जो डायरेक्टली एनफोर्सेबल नहीं है, क्या वो बिल्कुल बेकार है? न्यायपालिका का जवाब है नहीं। अब अदालतें क्या कर रही हैं कि मौलिक अधिकारों जो भाग 3 में है और एनफोर्सेबल हैं की व्याख्या करते समय और उनके दायरे को बढ़ाते समय वो नीति निर्देशक सिद्धांतों भाग 4 और मौलिक कर्तव्यों भाग AIV का सहारा ले रही हैं। अच्छा, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, मतलब कैसे? इसे ऐसे समझिए कि अदालतें अब संविधान को एक होलिस्टिक डॉक्यूमेंट की तरह देख रही हैं। उनका मानना है कि फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल ड्यूटीज ये तीनों मिलकर संविधान की फिलॉसफी और लक्ष्यों को पूरा करते हैं। ये एक दूसरे से अलग थलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, पूरक हैं। तो किसी फंडामेंटल राइट का सही मतलब समझने के लिए ये देखना भी जरूरी है कि उससे जुड़े डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या लक्ष्य बताते हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज नागरिकों से क्या उम्मीद रखती हैं। तो वो एक तरह से इन सबको मिलाकर पढ़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। अदालतें अब सामंजस्यपूर्ण निर्माण या हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के सिद्धांत का इस्तेमाल कर रही हैं। मतलब संविधान के अलग-अलग हिस्सों की व्याख्या इस तरह से करना कि उनमें टकराव ना हो, बल्कि वो एक साथ मिलकर काम करें। क्या स्रोत इसका कोई ठोस उदाहरण देता है जिससे ये बात साफ हो? हाँ, स्रोत 2 बहुत अच्छे उदाहरण देता है। पहला है शिक्षा का अधिकार। जैसा हमने पहले भी शायद बात की, मूल संविधान में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना राज्य के लिए एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल था, अनुच्छेद 45। ये सरकार का लक्ष्य था, पर कोई इसे अधिकार की तरह मांग नहीं सकता था। हाँ, ये DPS भी था। लेकिन उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1993 जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा के बिना जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 असरदार नहीं हो सकता। इस न्यायिक व्याख्या ने रास्ता बनाया और फिर 2002 में 86वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसने शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया। जी, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। तो यहाँ एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की मदद से एक फंडामेंटल राइट बन गया। दूसरा उदाहरण है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। हमने देखा कि इसे अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है, लेकिन अदालतों ने इसे और मजबूती दी है, इसे मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 AG से जोड़कर। अच्छा, वो कौन सा कर्तव्य है? अनुच्छेद 51 AG कहता है कि हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसमें सुधार करे। तो अब पर्यावरण की रक्षा न केवल राज्य की जिम्मेदारी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल अनुच्छेद 48A के तहत भी, बल्कि ये नागरिक का फंडामेंटल ड्यूटी भी और व्यक्ति का फंडामेंटल राइट भी। वाह! तो ये अप्रोच अधिकारों को सिर्फ सरकार के खिलाफ दावों के रूप में देखने के बजाय उन्हें एक बड़े सामाजिक कॉन्टेक्स्ट में रखता है, जहां राज्य के लक्ष्य और नागरिकों के कर्तव्य भी मायने रखते हैं। बिल्कुल। ये अधिकारों की ट्रेडिशनल सिविल और पॉलिटिकल समझ से आगे बढ़कर एक ज्यादा होलिस्टिक, सामाजिक, आर्थिक और यहाँ तक कि एनवायरमेंटल समझ की ओर ले जाता है। ये राज्य और नागरिक दोनों पर एक अधिकार आधारित समाज बनाने में योगदान देने की जिम्मेदारी डालता है। तो कुल मिलाकर आज हमने भारत में मानवाधिकार संरक्षण के इस मल्टीलेयर्ड और कहना चाहिए लगातार इवॉल्व हो रहे सिस्टम को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे NHRC, SHRCs, स्पेशल कमीशंस और अदालतें इस पूरे फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं। साथ ही ये भी समझा कि कैसे न्यायपालिका, खासकर आर्टिकल 21 की व्याख्या के जरिए और अब DPSPs और FDs को साथ लेकर ह्यूमन राइट्स के दायरे को लगातार नया मतलब दे रही है। तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ ये है कि भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कागज पर एक बहुत विस्तृत और प्रभावशाली ढांचा मौजूद है। हमारे पास राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आयोग है, विशेष कानून है और एक एक्टिव न्यायपालिका भी है जो अधिकारों की व्याख्या कर रही है। लेकिन जैसा कि स्रोत ने भी हाईलाइट किया, इस ढांचे की अपनी चुनौतियां और सीमाएं हैं। हाँ, वो एडवाइजरी वाली बात। जी, NHRCs और SHRCs की सलाहकारी भूमिका उनकी इफेक्टिवनेस पर एक बड़ा सवाल लगाती है। स्पेशल अदालतों का जमीनी स्तर पर कामकाज कितना प्रभावी है ये साफ नहीं है, और नए अधिकारों का उभरना काफी हद तक न्यायपालिका की सक्रियता पर निर्भर करता है, जो अपने आप में एक लंबी और थोड़ी अनिश्चित प्रक्रिया हो सकती है। तो स्रोत में बताई गई इन संस्थाओं की सीमाओं जैसे सलाहकारी शक्तियां, सीमित जुरिस्डिक्शन और अधिकारों के विकास के लिए जुडिशियल इंटरप्रिटेशन पर भारी निर्भरता को देखते हुए एक सोचने वाला सवाल ये उठता है कि ये सिस्टम भविष्य में
खासकर बड़े पैमाने पर या सिस्टमैटिक उल्लंघनों के खिलाफ कितना प्रभावी साबित होगा? क्या ये सिर्फ रिस्पॉन्स देने वाला मतलब रिएक्टिव मैकेनिज्म बनकर रह जाएगा, या ये वास्तव में खासकर सबसे कमजोर और हाशिए पर मौजूद नागरिकों के लिए एक्टिवली प्रोएक्टिवली अधिकारों की गारंटी दे पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर लगातार सोचने और शायद काम करने की जरूरत है। वाकई सोचने के लिए एक बहुत जरूरी पॉइंट। ढांचा होना एक बात है और इसका जमीन पर असरदार होना बिल्कुल दूसरी। आज की इस गहरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।